तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार में नेक्स्ट बातों को देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, तो आर्टिकल 22 को अच्छा तरह से इन डिटेल हमने समझा था कि पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना होगा, यदि आपको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस कहाँ लेकर के जाएगी, यदि आपको पुलिस लेकर के जाएगी जुडिशियल कस्टडी में अर्थात जज साहब के सामने 24 घंटा के अंदर पेश करेगी तो आपको क्या आज़ादी है, वकील रखने की आज़ादी है। उसके बाद में फिर नज़रबंद कैसे कर दिया जाता है, एक दंडाधिकारी था, एक आपका पुनेटिव डिटेंशन था, निवारक निरोध था, तो इस पर चर्चा इन डिटेल किए थे। उसके बाद में आईपीसी के बारे में बताया था कि आईपीसी क्या होता है, चार्जशीट क्या होती है, केस डायरी क्या होता है, केस डायरी चार्जशीट कैसे बन जाता है, यह सब के बारे में इन डिटेल हमने समझाया है। और आज जो है आर्टिकल नंबर 23 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत, मौलिक अधिकार का यह जो है ना आपका अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर चले जाएंगे, अर्थात भाग संख्या 4 पे चले जाएंगे। कोई दिक्कत, तो ध्यान से समझते रहिएगा और बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार क्या करिए, नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत, पहले नोट बनानी है तब ना बाद में नोट कमाइएगा। तो ध्यान से समझते चलिए बात को, ठीक है। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर क्या, तो आर्टिकल नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 22 तक हो गया था, इसीलिए अब क्या करेंगे, 23 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत, यदि उसमें कुछ एक बात छूट गई थी लिखना है तो लिख लीजिए नोट में डाल करके कि 66 हो गया, उसके बाद में 67 हो गया, 67 का ए हो गया और उसके बाद में 67 का बी हो गया। यह आईपीसी की जो धारा होती है, आईपीसी धारा, इसमें क्या है, साइबर क्राइम के बारे में लिखा गया है। साइबर क्राइम के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। अर्थात इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो या फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है, कार्रवाई होगी। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो यह लिखना है तो लिख लीजिए, आईपीसी के धारा में इंपॉर्टेंट था, पूछ देता है कभी कदाल, कोई दिक्कत। और 144 जरूर से जरूर याद रखिएगा कि आईपीसी में 144 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि आप सामूहिक रूप से क्या होते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और 166 का ए जरूर याद रखिएगा, इसमें 0 FIR की चर्चा है, 0 FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की चर्चा है कि अर्थात आपका थाना कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है, ठीक है, तो आप दूसरे थाना में जाकर के लिखा सकते हैं। जो आपके क्षेत्र में थाना नहीं आते हैं उस थाना में जाकर के क्या कर सकते हैं, FIR करा सकते हैं। इसी को बोला जाता है 0 FIR, अर्थात अपने थाना में FIR ना करा करके किसी दूसरे थाना में जाकर के आप FIR कराइएगा तो यह 0 FIR बन जाएगी। कोई दिक्कत। और यदि आपका कोई पुलिस 0 FIR भी नहीं करता है, कोई थाना आपका केस नहीं लेता है, ठीक है, बड़ा बड़ा आदमी का थाना भी डर से केस नहीं लेता है, तो आपको करना क्या है, आपको आजादी है सीधा कोर्ट जाने की, और कोर्ट जाकर के वहां पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, अर्थात FIR कर सकते हैं। तो यह सब बात को इन डिटेल बताया था। आज जो है आर्टिकल नंबर 23 पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी दुर्व्यवहार पर क्या किया गया है, रोक किया गया है। तो लिख लीजिए मानव तस्करी, उसके बाद में दुर्व्यवहार, उसके बाद में मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूर पर रोक, ठीक है, मजदूर पर क्या किया गया है, रोक लगाई गई है। अब सुनो, मानव तस्करी का मतलब क्या होता है, अर्थात कभी कदाल देखिएगा ना तो कोई व्यक्ति करता क्या है कि आदमी को ही बेचना स्टार्ट कर देता है, तो यह पर रोक लगाया गया है। दुर्व्यवहार कहने का अर्थ है कि किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते हैं, अर्थात सीधा सीधी बात बोले तो गलत करने का अर्थ है कि आप किसी से जबरन कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे नीचे वाला को, क्योंकि मुद्दा तो आज का यह नहीं है, यह केवल समझाने के लिए लिखे थे। 66 वाला कल नहीं बताए थे, कभी कदाल पूछ देता है, इसीलिए हमको बताना पड़ा है, ठीक है। चलिए एकदम बात को ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं भी डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर क्या किया गया है, रोक लगाया गया है। इसी में कहा गया है इसके तहत
आप किसी से जबरन कोई काम नहीं करवा सकते हैं, कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अब मान के चलो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको पिस्टल भिड़ा करके कहिएगा कि कैसे तुम नहीं करोगे। तो यह जो है ना आपका रोक लगाया गया है आर्टिकल नंबर 23 के तहत। और बंधुआ मजदूर पर क्या किया गया है, इसी के तहत रोक लगाई है। तो मेरे भाई बंधुआ मजदूर क्या होता है, तो बंधुआ मजदूर होता है, तो पहले के जमाने में आप जानते होंगे कि होता क्या था ना, कि कोई व्यक्ति पैसा ले लेता था, ठीक है, और पैसा नहीं जब चुकता करता था ना, जिससे पैसा लिया है और उसको पैसा नहीं चुका पाता था, तो होता था क्या ना कि वह व्यक्ति जो है ना अपने यहाँ काम करवाता था, कोई दिक्कत, अपने यहाँ काम करवाता था, और तब तक काम करवाता था जब तक कि उसका पैसा जो है ना वह क्लियर नहीं हो जाए। तो इस पर क्या किया गया है, रोक लगाई गई है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रही है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात। यहाँ पर सीधा लिख दिए कि किसी को आप क्या कर सकते हैं, जबरन कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तो बताइए बंधुआ मजदूर में आप कैसे करवा लीजिएगा। तो यही जो है ना आर्टिकल नंबर 23 में लिखा गया है। कोई दिक्कत, आर्टिकल 23 समझ में आई। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 24 बाल नियोजन में समानता लिख लो। अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद 24 क्या है, तो अनुच्छेद 24 में है आपका बाल नियोजन में समानता लिख लो। बाल नियोजन की स्वतंत्रता लिखो, बाल नियोजन की समानता स्वतंत्रता, जो लिखना है समानता, या इसी को लिख सकते हैं स्वतंत्रता। अब सुनो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है क्लियर मेरे भाई, कि इसमें लिखा गया है कि आप जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप जो है काम नहीं करवा सकते हैं। अर्थात जो है ना कोई विस्फोटक काम करवाने के लिए ले गए, ठीक है, कोयला खदानों में काम करवा रहे हैं, तो यह जो है ना रोक लगाई गई है। बाल नियोजन में स्वतंत्रता की बात कहा गया है। तो लिख लीजिए 14 वर्ष से कम आयु मतलब होता है एज के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, काम नहीं करवा सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं। यह संविधान में पूरी अच्छा तरीका से बात को लिखा गया है। एक नोट में ऊपर बात डाल करके लिखेगो तो लिख लो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए यह सब हो सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए यह संभव है। अब सुनो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, राष्ट्र सेवा या देश की सेवा, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अर्थात आपके देश के ऊपर बात आ गई है, तो आपसे क्या किया जाएगा, जबरन काम करवाई जाएगी। यदि मान के चलिए कि सेना कम हो जा रही है और देश पर खतरा है, तो आप थोड़ी कहिएगा कि हम सेना में नहीं है, हम जो है ना नहीं करने जाएंगे लड़ाई, ठीक है। तो सरकार आपको जबरन क्या करेगी, फोर्स करेगी कि नहीं लड़िए, देश पर क्या आया है, खतरा आया है। समझ में आ रही है भाई। तो सुनो, यदि हमको सरकार नहीं भी कहेगी तो एक बार देश के ऊपर की बात आ जाए, ठीक है, बिना सरकार को कहे हुए हम तो निकल जाएंगे। समझ में आ रही है बात। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए यह संभव है, ठीक है, लेकिन ऐसे यह संभव नहीं है। लिखना है तो ऊपर नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जब पढ़ रहे तो अच्छा से पढ़िए। बाल नियोजन की समानता या स्वतंत्रता, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। और नोट में बात लिख लीजिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु मतलब कि एज के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा की चर्चा है, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की चर्चा है। समझ में आ रही है बात। कहने का अर्थ है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चा को किसी भी हाल में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। समझ में आई, पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 14 साल का बच्चा है और उसको कह रहे कि चल जा बाबू होटल पे काम करो, तो ऐसा संविधान नहीं लिखा है, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। समझ में आई बात। तो 14 वर्ष से आयु की बच्चे को अनिवार्य शिक्षा की चर्चा है। अनुच्छेद नंबर 21 का ए में इसकी चर्चा है मेरे भाई। यह बात को एकदम 100% करके लिख लीजिएगा।
यह कब लाया गया, तो यह एक्ट जो है ना यह 2009 का है, और लागू कब हुआ, तो लागू जो है ना आपका 2010 में हो जाती है। कोई दिक्कत, 2010 में हो जाती है। संविधान का 2002 अलग है, समझ में आई बात। अनुच्छेद 21 का एक्ट 2009, लागू 2010, कब, तो संविधान का 86वां संशोधन करके। लिख लीजिए, यह सब पूछ देता है, इसे पीछे बताए भी है। संविधान के 86वां संशोधन द्वारा, संविधान के 86वां संशोधन द्वारा, बगल में लिखते चलिए क्योंकि ध्यान में रहेगा आपको। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या लिखा गया है कि 14 वर्ष से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा की चर्चा है 21 का ए में। एक्ट है 2009 का, और लागू होता है कब, 2010 में। समझ में आई बात। 2 अक्टूबर 2010 को क्या होता है, यह लागू होता है। पूरा डेट लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यह मिटा दे। उसके बाद में अब 24 के बाद आता है 25, कोयला खनन की आता है जी सवाल यहाँ पर, कि कोयला खनन में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो यह लिखा गया है 24 नंबर। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। कोयला खनन यह सब में नहीं लगा सकते हैं। बाल नियोजन की समानता की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, दुर्व्यवहार कहने का अर्थ है ना कि आप विस्फोटक सामान वगैरह नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि कोई बम बनाने के लिए बच्चा को लेकर के चला गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। बम बनाने के लिए बच्चा को लेकर के चला गया तो आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं, समझ में आई। तो चलिए, यह तो बात की बात है, इसको मिटा दे। अब आता है आर्टिकल नंबर 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। लिखो अनुच्छेद नंबर 25, समझ में आ रही है बात, तो अच्छी बात है। अनुच्छेद नंबर 25 में लिख लीजिए अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है ना कि सिख, ईसाई, ठीक है, यह सब क्या कर सकता है, अपनी जो धार्मिक चीजें हैं वह रख सकता है। समझ में आई, बोलिए। इसमें कृपान धारण करने की भी चर्चा है। व्यक्ति को टिक्की रखने की आजादी है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत, तो यह अनुच्छेद नंबर 25 के तहत। तो लिख लो अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। इसमें सिखों द्वारा कृपान धारण करना, कृपान धारण करने की चर्चा है। कृपान मतलब होता है तलवार। इसमें सिखों द्वारा कृपान धारण करने की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद में पहला, हिंदू जो है, हिंदू दाढ़ी, ठीक है, ऐसे होता है ना दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी, हिंदू दाढ़ी, टिक्की रख सकता है, ठीक है। टिक्की जो है वह रख सकता है, जिसका मन है वह रखेगा, जिसका मन है वह नहीं रखेगा। हमारी टिक्की कहाँ पर है, समझ में आ रही है बात। तो हिंदू दाढ़ी, टिक्की, यह सब क्या कर सकता है, रख सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई दिक्कत। चलिए, अनुच्छेद नंबर 25 के बाद अनुच्छेद नंबर 26 की चर्चा आ जाती है। 26 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। धार्मिक स्वतंत्रता कहने का अर्थ है मेरे भाई कि आप जो है ना किसी धर्म को मानने के लिए आप बाधित नहीं कर सकते हैं किसी को, समझ में आई। किसी धर्म को मानने के लिए आप जबरन नहीं कर सकते ना कि तुम मानो कि हिंदू ही है, इस पर फोर्स नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपको नमाज पढ़ने की आजादी है, समझ में आ रही है बात। आपको दशहरा में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की आजादी है। सबको अपना अपना संविधान ने क्या किया है, तो आजादी दिया है। तो लिख लीजिए अंतःकरण की स्वतंत्रता के बाद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सुनो, इसमें लिखो, इसके तहत, समझ में आ रही है बात, इसके तहत क्या हो सकता है, तो इसके तहत आपको, इसके तहत मुस्लिम को, ऐसे लिखो, इसके तहत मुस्लिम को नमाज पढ़ने की आजादी, नमाज पढ़ने की आजादी, ठीक है, नमाज पढ़ने की आजादी। हिंदू को त्योहार मनाने की आजादी है, ठीक है, त्योहार मनाने की आजादी है। अब सुनो, इसके तहत ही क्या होता है ना,
मुस्लिम लोग जो है वह क्या होते हैं, सड़क के किनारे बैठकर, ऐसा नहीं कि बीच सड़क पे बैठकर, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात। अर्थात जैसे कि अब सुनो कि चक्का जाम वगैरह कोई करता है, रोड को जाम करता है, तो रोड की जाम जो है ना वह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और यही कारण है ना कि पुलिस लोग थूर देते हैं। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा ना, कुछ होता है, ठीक है, तो सीधा सीधी रोडे को जाम कर देता है। अब जब रोड को जाम करिएगा और कहिएगा कि यह हमारा मौलिक अधिकार है मेरे भाई, तो यहाँ पे पुलिस थोड़ देगी। इसलिए थूर देगी क्योंकि आपके मौलिक अधिकार के कारण दूसरे की भी मौलिक अधिकार क्या हो रही है, वह उल्लंघन हो रही है, उसकी क्या है, मौलिक अधिकार को ठेस पहुंच रही है। अभी व्यक्ति की आजादी कहा गया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको जब बोलने की आजादी कहा गया है, तो बोलने में चुप रहने की भी आजादी कहा गया है 19 में। उसके बाद में अगला अल्पीकरण 13 में कहा गया है, अर्थात कहीं घूम सकते हैं आप, कहीं जा सकते हैं, तो वहां थोड़ी जा सकते हैं जहां सैन्य कार्रवाई क्षेत्र है, वहां थोड़ी घूम सकते हैं जहां की रोड के बीच में आप थोड़ी चल सकते। समझ में आ रही है बात। वहां तो नहीं चल सकते कि रोड के बीच में चलेंगे हमको अल्पीकरण की बात कही गई है। समझ में आ रही है। तो ऐसा आपको संविधान प्रावधान जो है नहीं किया है। समझ में आई बात। और यही कारण है कि रोड पर जो भी जाम करते हैं रोड को व्यक्ति, उसको क्या कर देती है, पुलिस कूट देती है। तो यह मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, नमाज आप पढ़ सकते हैं रोड पे बैठ करके, लेकिन रोड के ऊपर, रोड के बीच में थोड़ी बैठ सकते हैं। रोड के किनारे बैठ करके आप नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, रोड के किनारे बैठ करके पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सीमित दिया गया है कि कब तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि दुर्गा पूजा पंडाल बना दिया जाता है दशहरा में, तो देखिएगा क्या होता है, रोड के किनारे बनाए होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सीमित दिया गया है कि चलो त्योहार की बात है, आप जो है ना इतना ही दिन तक रख सकते। इसीलिए पुलिस देखिएगा जैसे ही दशहरा पूजा खत्म होता है तो सबको कहता है कि मूर्ति को क्या कर दो, विसर्जन कर दो पानी में जा करके, कोई दिक्कत। प्रदूषण न फैलाने की भी आजादी कहा गया है, आप प्रदूषण नहीं फैला सकते। आर्टिकल नंबर 47 में अभी आ रहे हैं वहां पे तो बताएंगे। कोई कोई के देखिएगा ना कि ऐसे खैनी करके ठोक लेता है और ठोक करके इसे मार लेता है और उसके बाद में लेकर के कोनवा में बिक देता है जो आपका दरवाजा है। तो यह जो है ना गलत है, संविधान ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। क्योंकि आप प्रदूषण क्या कर सकते हैं, नहीं फैला सकते हैं। मानक पदार्थों पर जो है ना यह रोक लगाया गया है। तो आर्टिकल 47 में आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से आर्टिकल को समझते चलिए, अपने आप समझ में आएगी, कोई दिक्कत। तो दुर्गा पूजा पंडाल वगैरह के बारे में समझ में आई, किसके तहत, तो धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा आर्टिकल नंबर 26 के तहत, कोई दिक्कत। तो इसके तहत मुस्लिम को नमाज पढ़ने की आजादी, हिंदू को त्योहार मनाने की आजादी। और लिख लीजिए इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत हिंदू धर्म में पूजा के लिए पंडाल बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और नोट में बात लिख लीजिए, चक्का जाम करना या इसी को बोल सकते हैं सड़क जाम करना, ठीक है। सड़क जाम करना यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन हो जाता है, हवन नहीं, हनन हो जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, दूसरे व्यक्ति को हनन हो जाता है। इसीलिए जो है आपको संविधान नहीं दिया है कि आप रोड जो है ना वह जाम कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा समझ में आई बात। अच्छा, अब अनुच्छेद 26 के बाद अनुच्छेद नंबर 27 लिख लीजिए, ठीक है, कि 27 में क्या कहा गया है, इसको मिटा दे। समझ में आ रही है बात। चलिए, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, अपने आप समझ में आएगा। ये सब तो कहानी है, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 26 हो गया। अनुच्छेद 26 के बाद 27 की बात कर लेता हूं। 27 में क्या कहा गया है, तो धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए पैसों पर कोई सरकारी टैक्स
नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अभी जो है राम मंदिर बनी, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, समझ में आई बात। तो राम मंदिर बनी तो ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए जो चंदा गया है ना तो गवर्नमेंट को उसमें से टैक्स जाएगी, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। अब मान के चलो मेरे भाई कि 1 करोड़ चंदा चला गया तो 30% उसका क्या हो जाएगा, टैक्स चल जाएगा, तो 70 लाख बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 27 में कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? तो चलिए लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों लिखो, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर कोई सरकारी टैक्स नहीं लगेगी। कोई भी सरकारी टैक्स जो है वह क्या होगी, वह नहीं लगेगी। समझ में आई बात। एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिए राम मंदिर के लिए जो चंदा आई उसमें कोई टैक्स न लेने की बात कही गई है। कोई टैक्स न लेने की बात कही गई है। ठीक है, कोई टैक्स न लेने की क्या कही गई है, बात कही गई है। कोई दिक्कत? तो धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर कोई सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद नंबर 27 के बाद अनुच्छेद नंबर 28। अब 28 में क्या आता है कि सरकारी पैसों से चल रही संस्था में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, उसमें जाकर के आप धर्म कहिएगा कि हिंदू धर्म के बारे में बताइए, कोई कहेगा कि मुस्लिम धर्म के बारे में बताइए, तो यह जो है ना प्रावधान संविधान में नहीं कहा गया है। समझ में आई बात। तो लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 28 में क्या लिखिएगा, सरकारी पैसों से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती है। समझ में आई बात। सरकारी पैसों से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई की दिक्कत कोई? अब सुनो एग्जाम्पल, संस्कृत एक भाषा है, नहीं कि धार्मिक शिक्षा है। लिख लो एग्जाम्पल में संस्कृत। अब कोई कहेगा कि सर तो मदरसा में क्यों शिक्षा दिया जाता है? तो मदरसा भाई मेरे वह धार्मिक नहीं है, वह शिक्षा की बात कहा गया है। जिस तरह से संस्कृत आपका क्या है, भाषा नहीं है, धर्म नहीं है, संस्कृत आपका क्या है, शिक्षा है। समझ में आ रही है बात। तो लिख लीजिए संस्कृत धर्म नहीं होकर के, संस्कृत धर्म न होकर के क्या है, धर्म न होकर के, संस्कृत धर्म न होकर भाषा है। ठीक है, भाषा है और इसे सिखाई जा सकती है, ठीक है, सिखाई जा सकती है। संस्कृत धर्म थोड़ी है। समझ में आ रही है बात। इसीलिए विद्यालय में संस्कृत तो पढ़ाया भी जाता है। तो संस्कृत धर्म न होकर के भाषा है और इसे सिखाई जा सकती है। कोई दिक्कत? यह धार्मिक सीख नहीं है, यह धार्मिक शिक्षा नहीं है संस्कृति। ठीक है, यह संस्कृत जो है ना आपका धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक उसी तरह से लिख लो कि मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा भी धर्म नहीं है, धार्मिक नहीं है। धर्म क्या, धार्मिक लिखो, धार्मिक नहीं है और अनुच्छेद 28 का उल्लंघन भी नहीं है, और अनुच्छेद 28 का उल्लंघन भी नहीं है। समझ में आई बात। अनुच्छेद 28 का क्या है, तो उल्लंघन भी नहीं है। तो मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा भी धार्मिक नहीं है और अनुच्छेद 28 का उल्लंघन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि धार्मिक शिक्षा आप सरकारी पैसा से जो चल रही है संस्था
उसमें नहीं दी जा सकती है। कोई दिक्कत, यह बात तो 28 में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख दिया हमने ना कि मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा भी धार्मिक नहीं है और शिक्षा दी जा सकती है, यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए 28 समझ में आ गई बात। 28 के बाद आर्टिकल नंबर 29 लिख लीजिए यहाँ। अब 29 में सुनो क्या है, तो 29 में है ना कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब यह क्या कहता है से ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण लिख लिए। चलिए मैं भी लिख देता हूं और समझाते चलता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब सुनो, इसमें कहा गया है क्या कि यदि अल्पसंख्यक को कोई भाषा नहीं आती है तो उसे क्या होगा, धार्मिक कार्यों पर या शिक्षा कार्यालय में जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई अल्पसंख्यक है और वह भाषा का जानकार नहीं है, उसे भाषा नहीं आती है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको कहीं जाने से रोक दीजिएगा। ऐसा संविधान ने प्रावधान नहीं किया है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए कि यदि अल्पसंख्यक को कोई भाषा नहीं आती है तो उसे धार्मिक स्थानों और शिक्षा क्षेत्र में या धार्मिक स्थानों या शिक्षा, ऐसे लिखो, धार्मिक स्थानों और विद्यालयों में जाने से नहीं रोक सकते हैं। समझ में आई बात? ध्यान से समझते चलिए कि यदि अल्पसंख्यक को कोई भाषा नहीं आती है तो उसे धार्मिक संस्थानों और विद्यालयों में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आई? जैसे कि मान के चलो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, अब मुस्लिम को संस्कृत नहीं आती है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहिएगा ना कि भगवान का जो मंदिर है वहां पे आप नहीं जा सकते, आपको संस्कृत नहीं आती है। समझ में आई बात? तो ऐसा संविधान ने प्रावधान नहीं किया है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 29 के बाद अनुच्छेद नंबर क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। अल्पसंख्यक को दिक्कत होने पर, यदि मान के चलो कि अल्पसंख्यक को क्या है, दिक्कत है, तो अपना अलग क्या कर सकता है, धार्मिक संस्थान खोल सकता है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए अल्पसंख्यक को दिक्कत होने पर अपना धार्मिक संस्थान खोल सकता है। ठीक है, धार्मिक संस्थान क्या कर सकता है, तो खोल सकता है। समझ में आई बात? अल्पसंख्यक मुस्लिम वगैरह को क्या है, तो मुस्लिम वगैरह को यदि दिक्कत होती है तो वह क्या कर सकता है, अपना धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, अपना संस्था खोल सकता है। तो क्या इसमें सरकार सहायता करेगी? सरकार काहे सहायता करेगी भाई, इसको दिक्कत है तो यह समझे। समझ में आई बात? तो अल्पसंख्यक को दिक्कत होने पर अपना धार्मिक संस्थान खोल सकता है। और अनुच्छेद नंबर क्या लिख लीजिए, तो अनुच्छेद नंबर 31 लिख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 31 संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो लिख लो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यह जो है पहले मौलिक अधिकार था। 1978 में संविधान का 44वां संशोधन होता है, मोरारजी देसाई के समय। कोई दिक्कत? और होता क्या है ना कि इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है ना वह मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मेरे भाई यदि मान के चलिए कि किसी का 2 बीघा जमीन है और सरकार रेलवे लाइन बनाते हुए आ रही है,
कोई दिक्कत, कोई सरकारी रोड को बनाते हुए आ रही है और आप कहिएगा कि हम अपने जमीन में से जाने ही नहीं देंगे। तो समझ रहे हो 5 किलोमीटर लाया है सड़क बना करके और आप कहिएगा कि हमारे 500 मीटर खेत में से जाने ही नहीं देंगे, तब तो दिक्कत हो गई। समझ में आई बात? सरकार का पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा कि आप जाने ही नहीं दीजिएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया ना, संविधान में 44वां संशोधन कर दी गई और 44वां संशोधन करके क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, संपत्ति का अधिकार 1978 में संविधान के 44वां संशोधन द्वारा ठीक है, 1978 में संशोधन हुआ, 1979 में लागू हो गई। पूछता है कि लागू कब हुआ, खूब पूछता है। तो 1978 में संविधान के 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। कोई दिक्कत? कानूनी अधिकार क्या कर दिया गया, बना दिया गया। और इसकी चर्चा कहाँ पे है, लिख लीजिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद लिखना है बाबू, अनुच्छेद 300 के क में, क बोले तो ए लिखो या 300 ए लिखिए या 300 का क में है। ठीक है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 के क में है। कोई दिक्कत? क में है। तो 1978 में संविधान का 44वां संशोधन होता है और संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 के क में है। ठीक है, लिख लीजिए। 1978 में क्या होता है, यह आता है 44वां संशोधन होती है और 1979 में क्या होता है, यह कानूनी अधिकार लागू हो जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। 1979 में यह कानून, कौन कानून, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, अब कानूनी अधिकार बन जाएगा। ठीक है, जो कानून चाहेगी वह करेगी आपके जमीन के साथ। अब सुनो क्या करेगी इसे। 1979 में यह कानून लागू हो गई। 1979 में यह कानून लागू हो गई। ठीक है, लागू हो गई। एमेंडमेंट ऐसे बताएंगे, यहाँ पे बताते चल रहे हैं ना कि ताकि आप पढ़िए तो कुछ कुछ याद रहे। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? जैसे कि संविधान का 7वां संशोधन करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 के समय। समझ में आ रही है? आपको बताए थे ना फजल अली आयोग के द्वारा कि फजल अली क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली थे, हृदय नाथ थे, केएम अय्यर थे। तो यह सब बात तो बताए थे। अली के हृदय में नाथ, यह कोड भी बताया था। देखिए ध्यान से समझते चलिए, सब का सब याद रहेगा। थोड़ा सा रिवाइज पीछे का कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे हम तो लास्ट में करा ही देंगे। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, याद भी हम करा देंगे, आप केवल क्लास लीजिए रेगुलर, बात खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, तो 1979 में यह कानून लागू हो गई। 1978 में संविधान के 44वां संशोधन होता है। अब मिटार दे, कुछ हमको नोट में इसके तहत बात बतानी है, तो सुनो। अब मान के चलो कि जिसका जो है पुश्तैनी जमीन है, दादाजी, पुश्तैनी कहने का मतलब दादा के दादा का जमीन अभी तक बाबूजी जोगा करके ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप भी क्या करिएगा, जुगा करके रखिएगा उस जमीन को। इतना तो सभी को पता है, बहुत रेयर केस में कोई जमीन बेचता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए। सरकार आएगी और कहेगी ना कि यह जमीन में हम रोड बनाते हुए जाएंगे, तो आपका तो जमीन चला जाएगा। लेकिन यह भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि यदि सरकारी आपका काम हो रही है जमीन के ऊपर, आपका पुश्तैनी जमीन है, तो आपको सरकार जो है ना उस जमीन की क्या करेगी, कीमत देगी। ठीक है, उस जमीन का क्या करेगी, कीमत देगी। ऐसा नहीं कि आएगी और बनाते हुए चली जाएगी। कोई दिक्कत? तो सरकार क्या करेगी, उस जमीन का कीमत देगी, जो भी कीमत रहेगा। ठीक है, चलिए, अब इसलिए लाया गया। अच्छा ना है कि मान के चलो कि कोई 10 किलोमीटर सड़क बन रही और आपका घर है, कोई दिक्कत, घर है, कहिएगा कि हम घर को टूटने ही नहीं देंगे, तो सरकार कहेगी कि एक काम करो, इस घर का पैसा बोलो कितना होगा। ठीक है, तो आपके घर की कीमत यदि 10 लाख रुपया है ना, तो सरकार उससे 4 गुना ज्यादा पैसा देती है, 10 चौको 40 लाख दे देती है।
ठीक है। जैसे कि इसका लिखाई कितना है आपको, तो हमेशा देखिएगा लिखाई जो है ना वह बढ़ा करके सब लिखाता है। रजिस्ट्री क्या होता है अभी बताता हूं, लिखाई और दाखिल खारिज मोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, ठीक है। और सरकार जो है ना वह आपको क्या करेगी, 4 गुना ज्यादा पैसा देगी। यदि आपका लिखाई में 10 लाख रुपया लगा है तो सरकार 40 लाख रुपया देगी। यदि 2 लाख लगा है तो 8 लाख देगी, और 50,000 लगा है तो जी 2 लाख देगी, और 10,000 लगा है तो 40,000 देगी। समझ रहे हो बात को, तो यह तो दिक्कतें हो जाएगा। 1978 में संविधान के 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और यह सही बात है, अच्छी बात है। और कहां पे रखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया। अब नोट में बात लिख लीजिए कि रजिस्ट्री क्या होता है और मोटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज और उसके बाद में लिखाई क्या होता है, ठीक है। तो चलिए रजिस्ट्री, ठीक है, टॉरी होता है, टरी TORY, रजिस्ट्री, ठीक है, ऐसे लिखो ना, रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्ट्री का मतलब होता है जमीन खरीदने के बाद, जमीन को जो अब आप लिखा लेते हैं तो उसी को रजिस्ट्री कहा जाता है। जमीन खरीदने के बाद जो आप जमीन खरीद लिए वह आपका क्या होता है, लिखाई को रजिस्ट्री कहलाता है, रजिस्ट्री कहलाता है, लिखाई। तो लिख लीजिए जमीन खरीद लेने के बाद, जमीन खरीदने के बाद, जमीन खरीदने के बाद लिखाई को रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं। समझ में आई बात। अब सुनो, रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपका जमीन कंप्लीटली नहीं हुआ, नोट में लिख लीजिए रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपका जमीन कंप्लीटली नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। अब सुनो बात को, नहीं होता है, और इसके लिए दाखिल खारिज कराना होता है, दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज बोले तो मोटेशन, मोटिवेशन नहीं है जी, मोटेशन है, ठीक है। इसके लिए दाखिल खारिज कराना होता है। अब सुनो कि दाखिल खारिज है क्या। दाखिल खारिज कहने का अर्थ है कि दाखिल खारिज, अब सुनो दाखिल खारिज क्या होता है। तो दाखिल खारिज कहने का मतलब है कि जब आपने जमीन खरीदा तो आप मोटेशन में क्या होइएगा, आप यह आग्रह करिएगा ना कि हम इस जमीन को क्या कर लिए हैं, खरीद लिए हैं। अब हमारे नाम को क्या किया जाए, जो खरीदे हुए जमीन है उसमें शामिल किया जाए, और जिससे पहले से उसका जमीन था अब उसको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अर्थात अब इस जमीन का टैक्स जो है वह हम भरेंगे, वह जो है नहीं भरेंगे, क्योंकि वह अपने जमीन को हमसे बेच चुके हैं। तो हमारे नाम को दाखिल करो और उसके नाम को हटा दो, खारिज करो, इसी को हम लोग बोलते हैं दाखिल खारिज। बात समझ में आई। चलिए इसको नीचे वाला को मिटा दे, ध्यान से समझते चलिए। पॉलिटी पढ़ करके मजा आ रही है तो अच्छी बात है, सब बात को समझते चलिएगा। दाखिल खारिज तो लिख लीजिए जमीन खरीदने के बाद उस पर अपना नाम चढ़वाना लिख लीजिए, अपना नाम चढ़वाना दाखिल कहलाता है, जबकि जमीन वाले व्यक्ति का नाम, जमीन वाले जिसकी जमीन थी, जबकि जमीन वाले व्यक्ति के नाम को हटाना खारिज कहलाता है, खारिज कहलाता है। अगला नोट में बात लिख लीजिए, दाखिल खारिज के बाद जमीन का जो टैक्स है सरकार को, जमीन का टैक्स नई खरीदार
जो नया खरीदने वाला है, नई खरीदार भरता है, ठीक है, भरता है, लिख लीजिए, भरता है। अब देखो टैक्स के रूप में आप क्या कराइएगा, तो इसका रसीद कटाइएगा और यही रसीद क्या होगा आपका टैक्स के रूप में जाएगी। कोई दिक्कत, तो रसीद कटाना बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आई बात, जिससे पता चलती है कि सरकार को क्या जा रही है, टैक्स जा रही है। जिस तरह से मृत्यु जरूरी है उसी तरह से टैक्स भी जरूरी है। इकोनॉमिक्स में बताएंगे कि टैक्स क्या होता है, ठीक है, एकदम अच्छा से टैक्स के बारे में बताएंगे। जिस तरह से यहाँ बता रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को, इसी तरह से इन डिटेल बताएंगे। जब ऊपर लिखे हुए हैं आप देखिएगा सब्सक्रिप्शन में कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहां पे जीके जीएस आती है वहां पे यह फायदा कर जाएगा। कोई दिक्कत, तो ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में अगला, इसको मिटा दे। अब हेडिंग लगाइए संवैधानिक उपचार की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचार की चर्चा, संवैधानिक उपचार की चर्चा। कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए। संवैधानिक उपचार की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 32 लगा लिए हेडिंग। चलिए मैं भी लगा देता हूं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। अब सुनो 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक, संवैधानिक उपचार की चर्चा, संवैधानिक उपचार की चर्चा। अब सुनो, यदि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नजरअंदाज करते हुए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो लिख देता हूं, इसके तहत लिख लो, इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत यदि, इसके तहत ऐसे लिखो, यदि, यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है तो वह, उल्लंघन होता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट को नजरअंदाज करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, करते हुए, नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, अनुच्छेद यहां पर लिख लेना 226 अनुच्छेद बगल में, ठीक है, जिससे पता लगेगी। नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद लिख लेना 32, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। समझ में आई बात, अर्थात किसी का क्या होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। समझ में आई बात, जैसे बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, यह सब का उल्लंघन होता है तो आप जो है ना सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नजरअंदाज करके कहां जा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नजरअंदाज करके आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई दिक्कत, जैसे कि मान के चलो मेरे भाई कि कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है ना कि जिसके जमीन आगे होते हैं, ठीक है, वह क्या करता है ना, कहता है पीछे वाला को कि हम जा ही नहीं देंगे इसको, ठीक है, देखते हैं कि किधर से जाएगा। तो यहां पर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नजरअंदाज करिए और हाई कोर्ट चल जाइए या तो सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। यदि सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो 5 प्रकार के रीट जारी करेगी, ठीक है, और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत जाइएगा तो वह भी क्या करता है, 5 प्रकार रीट को जारी करता है। तो वह 5 प्रकार के रीट क्या है, तो आइए समझाते हैं। कोई दिक्कत, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। ठीक ठाक आ रही है, इसीलिए देखना पड़ता है, मार्कर को चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, यह टहकार नहीं आ रही है। कोई दिक्कत, चलिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट जाने पर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने पर, जाने पर यह 5 प्रकार, 5 प्रकार के रीट,
5 प्रकार के रीट जारी करती है। क्या करती है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करती है। जैसे पहला हो गया आपका क्या, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुनो, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉबियस कार्पस बोला जाता है। लिख लो, इंग्लिश वर्ड है हॉबियस, ऐसे लिख करके देता है कभी कभी, हॉबियस कार्पस, हॉबियस कार्पस, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, तो आपको सीधा सीधी बताया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण में अब 22/2 में कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करेगी। यदि न्यायालय में पेश नहीं करती है तो आपका यह अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। तो लिख लीजिए, इसके तहत पुलिस को 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर अपराधी को, 24 घंटा के अंदर अपराधी को न्यायालय में पेश करना होता है, पेश करना होता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो क्या है? अपराधी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है। ऐसा नहीं करने पर अपराधी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है, उल्लंघन होगा। समझ में आई बात? अपराधी व्यक्ति तब बनता है कि जब कोर्ट उसको अपराधी साबित कर देती है। ऐसे कोई अपराधी नहीं होता है। पुलिस को पकड़ने के बाद कोई थोड़ी अपराधी बन जाता है, कोई दिक्कत। पुलिस तो आपको ले सकती है इंट्रोगेशन के लिए भी, पूछताछ करने के लिए भी क्या कर सकती है? ले सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कार्पस। उसके बाद में परमादेश लिखे, चलिए परमादेश मिटा रहे इसको। बंदी प्रत्यक्षी के कारण, बंदी प्रत्यक्षी के बाद अगला लिखिए 5 प्रकार के रीट में परमादेश, ठीक है, परमादेश। उसके बाद में अधिकार परीक्षा, फिर उसके बाद में प्रतिषेध, और उसके बाद में उत्प्रेषण, ठीक है। तो चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद अगला लिख लीजिए दूसरा परमादेश, परमादेश, ठीक है। परमादेश समझ में आ रही है बात? अब परमादेश में सुनो क्या होता है, तो मेंडेमेस होता है। लिख लीजिए परमादेश का इंग्लिश मेंडेमेंस, ठीक है। इस तरह से भी लिख करके देता है, सीधे इस तरह से लिख देता है हिंदी में। तो परमादेश मेंडेमेस, न्यायालय जाने पर जज साहब क्या करते हैं? आदेश देते हैं कि बताओ इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, और यह जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस को भेजा जाता है। जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो यह आदेश देता है कि जाओ, जज साहब आदेश देते हैं कि पूछो इसके साथ ऐसा क्यों किया गया है। यह परमादेश में लिखी गई है। अर्थात कहने का मेरा अर्थ है भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम तो रहते हैं, अभी भी रहते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझिए बात को। तो होता क्या है कि जानवर को रोड पे बांध दिया जाता है। अब जानवर को रोड पे बांधिएगा तो आपको क्या हो रहा है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रही है। अभी व्यक्ति की आजादी और अल्पीकरण की बात कहा गया है, अच्छी बात है। तो ऐसा थोड़ी कहा गया है कि आप बीच रोड पे जानवर को बांध सकते हैं। तो यह जो है ना संविधान का उल्लंघन है, और आपको क्या हो रही है? मौलिक अधिकार को ठेस पहुंच रही है। तो आप सीधा नजरअंदाज करके क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और यहां पे यदि पुलिस नहीं सुनती है तब चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, यह आदेश दिया गया है। पुलिस यदि नहीं सुनता है तब, समझ में आई बात? तो क्या करेंगे? जज साहब परमादेश देंगे, कहेंगे कि जाओ जो भी ऐसा कर रहा है उसको हटाओ पहले वहां से, ठीक है। इसके मौलिक अधिकार को क्या कर रही है? ठेस पहुंचा रही है। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए परमादेश। इसमें न्यायाधीश या इसमें जज आदेश देते हैं कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाला की जांच किया जाए। लिख लो, इसमें जज आदेश देते हैं कि मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार को, ऐसे लिखो, मौलिक अधिकार को हनन करने वाला पर जांच हो। ठीक है, क्या हो? जांच हो। परमादेश में इसमें जज आदेश दे देती है कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाला पर क्या हो? जांच हो। अब बताओ कि कौन इसका मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उसकी जांच करवाते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद में परमादेश के बाद अधिकार परीक्षा आता है। तीसरा क्या रीट है? तो अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेंडमस इसको कोबेरेंटो बोला जाता है। लिख लो, कोबेरेंटो, इंग्लिश वर्ड है जी, कोबेरेंटो। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इसमें संविधान आपको अधिकार दिया है पेशा करने की, लेकिन वैसा थोड़ी अधिकार दे दिया है कि आप कुछ भी पेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है ना तो संविधान में क्या किया जाता है? उल्लंघन माना जाता है। और इसी के तहत क्या होता है? जज साहब अधिकार परीक्षा देते हैं कि जाओ, जो वह गलत काम कर रहा है उसको तहस नहस करो, मतलब कि समाप्त कर दो, कोई दिक्कत? अच्छा, अधिकार परीक्षा में परमादेश में देखो, अब यह भी हो सकता है कि मान के चलिए किसी अफसर के पास गए और अफसर आपकी बातें नहीं सुन रहा है, ठीक है, आपकी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रही है, तो सरकारी कर्मचारी जांच यदि नहीं करती है ठीक से, कोई काम ठीक से नहीं करती है, तो परमादेश लाया जाता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, जो भी लिखना है, कर्मचारी या अधिकारी लिखिए, अधिकारी को सही से कार्य न करने पर परमादेश दिया जाता है, परमादेश दिया जाता है। ठीक है, धन्य है भीमराव अंबेडकर जी। देख लीजिए कितना बढ़िया संविधान लिखे हैं। समझ में आई बात? अधिकार परीक्षा, सुनो, अधिकार परीक्षा, इसको मिटा दें, ध्यान से समझते चलिएगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा में होता है कोबरेंटो में कि आप इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार में सीमित है और अपने अधिकार में सीमित है और कोई गलत वस्तुओं का प्रयोग या बना नहीं सकता है, गलत वस्तुओं का प्रयोग या गलत वस्तुओं को बना नहीं सकता है। ठीक है, नहीं सकता है। अब ध्यान से समझते चलिए बात को कि घर के बगल में मिलने वाला सोना चांदी जितने सारे महंगे सब्सटेंस है वह किसका होगा? तो वह केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार का ना होगा। राज्य सरकार तो मुंह ताकेगा, केंद्र सरकार का होगा। आर्टिकल नंबर 274। अब ध्यान से समझिए, अभी बहुत आगे है 274, अभी तो 32 के ऊपर ही है, कोई दिक्कत? लेकिन घर के 274 बोले, वेरी सॉरी, 297 ना, घर के बगल में मिलने वाली जो भी आपकी कीमती वस्तुएं हैं वह क्या होगा? वह सरकार का माना जाएगा। ठीक है, यूरेनियम निकल गया सरकार का। ठीक है, लेकिन घर के बगल में मिलने वाला जो भी घातक सब्सटेंस है, समझ लीजिए जैसे दारू मिल गया, ठीक है, बम मिल गया, पिस्टल मिल गया, तो वह आपका माना जाएगा। समझ रहे, वैसा कानून है ना जी। देखिए, घर के बगल में मिलने वाली जो भी कीमती वस्तुएं हैं वह सरकार की मानी जाएगी, लेकिन विस्फोटक वस्तुएं वह आपकी मानी जाएगी अनुच्छेद 297 के तहत। अभी आएंगे वहां पे तो बताएंगे, 274 नहीं 297 होगा। अधिकार परीक्षा, उसके बाद में चौथा, ठीक है, 395 अनुच्छेद रट लीजिए बाबू, कहीं से भी पॉलिटिक्स का सवाल पूछेगा, बात खत्म, कोई दिक्कत? यदि अफसर बनना, अधिकारी बनना है तो रटे तो पड़ेगा ही। अधिकार परीक्षा, उसके बाद में अगला है, इंक डाल लेगा, थोड़ा सा बना रहिएगा। ठीक है, इंक को मैं क्या करता हूं, पिला देता हूं। प्रतिषेध लगाना है तो लगा दीजिए हेडिंग को, प्रतिषेध। उसके बाद में उत्प्रेषण। ठीक है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन क्या होता है और उत्प्रेषण क्या होता है, ध्यान से समझते चलिए। इंक डालने के लिए जो है ना यादें नहीं रहता, हमको लगता है कि इंक जो है ना वह डाल दिए हैं, और यहाँ पे लिखना ज्यादा पड़ता है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है, लेकिन जो भी बता रहे हैं स्मार्ट बोर्ड से बेहतर बताएंगे बाबू।
ठीक है, इसीलिए तो बोले कि मायने यह नहीं रखता है ना कि आप किस चीज पे बता रहे हैं, मायने यह रखता है कि क्या आप बता रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, यह सब आपका पूरा सिविल सर्विस का जो भी पीडीएफ वगैरह है। ध्यान से समझते चलिए बात को, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए और समझते चलिए, ठीक है। चलिए अब अगला लिख लीजिए, अधिकार परीक्षा लिख लिए, उसके बाद में प्रतिषेध, 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 और उसके बाद में क्या होता है, उत्प्रेषण। तो प्रोविंसन लिख लो, प्रोविंसन, BHITION, प्रोविंसन। इसमें क्या होता है, इसमें जब निचली न्यायालय मतलब कि जो नीचे के न्यायालय होता है वह क्या होता है, अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अपने नियम कानून को क्या कर रहा है, तो अपने नियम कानून को उल्लंघन कर रहा है, तो जो ऊपर के कोर्ट होते हैं ना, इसके ऊपर क्या करता है, यह उत्प्रेषण लाता है, प्रतिषेध लाता है ना, प्रतिषेध लाता है। कोई दिक्कत तो लिख लीजिए, जब जब निचली न्यायालय, निचली न्यायालय, जब निचली न्यायालय अपने अधिकार या कानून, कानून का उल्लंघन करती है, करती है, तो ऊपरी न्यायालय, ऊपरी न्यायालय, ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध जारी करता है, प्रतिषेध जारी करता है। कोई दिक्कत, प्रतिषेध क्या करता है, जारी करता है। और प्रतिषेध के बाद अगला लिख लो, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, तो उत्प्रेषण में है कि यदि निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी है, ठीक है, इसको माना करती है कहने के लिए ऊपर वाले कोर्ट के ऐसा मत करो, यदि कर दिया है तो जो भी अधिकार का अपना उल्लंघन किया उस सब का डाटा अपने पास ले लेता है ऊपर वाला कोर्ट, ठीक है, कि ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुली। समझ में आई बात, बोलिए। चलिए अगला प्रतिषेध के बाद अगला लिख लीजिए, उत्प्रेषण, 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 पांचवा उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है, जब निचली न्यायालय, निचली न्यायालय, न्यायालय अपने अधिकार का, अपने अधिकार का उल्लंघन, अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी होती है, कर चुकी होती है, तो ऊपरी न्यायालय, ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जारी करता है, जारी करता है, और इसके सभी अधिकार को, और इसके सभी अधिकार को, अधिकार को, अधिकार, सभी अधिकार को अपने पास, अपने पास ले लेता है, ठीक है, ले लेता है। समझ में आई बात। यदि कोई न्यायालय है उल्लंघन कर दिया, ठीक है, और उल्लंघन कर चुका है तो उत्प्रेषण, और उल्लंघन कर रहा है तो प्रतिषेध। सवाल पूछता है कि यदि कोई निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो क्या जारी किया जाता है, तो प्रतिषेध जारी किया जाता है। और यदि पूछेगा कि यदि कोई न्यायालय, यदि कोई निचली न्यायालय यदि अपने अधिकारों का उल्लंघन कर चुकी है तो क्या जारी किया जाता है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण में करता क्या है, कोर्ट, जो ऊपरी न्यायालय होते हैं वह अपने पास क्या करते हैं, उसके अधिकारों को ले लेते हैं। और यही कारण है ना कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, नोट में एक और बात लिख लो, 226 ऐसे लिखो, अनुच्छेद, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट, 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट भी जारी करता है, 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है, हाई कोर्ट भी क्या करता है, तो जारी करता है। समझ में आई। चलिए अब सुनो बात को ध्यान से, अब नोट में पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 2 इस तरह से लिखते चलिए, ध्यान से समझते चलिए, जो भी क्वेश्चन आएगा बस बन जाना चाहिए। 226 के तहत 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट भी क्या करता है, जारी करता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर,
भीमराव संविधान निर्माता है जी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, संविधान का आत्मा अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद में चौथा पॉइंट लिख लीजिए, प्रस्तावना, किस भाग को जो है ना संविधान का आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। कोई दिक्कत? प्रीमेबल बताए तो है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा का है। अनुच्छेद पूछेगा मेरे भाई तो 32 बता देना, और भाग पूछेगा तो प्रस्तावना बता देना। लिख लो, प्रस्तावना को संविधान भाग बोले तो प्रस्तावना, किस भाग को संविधान का कहा जाता है? आत्मा। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। कोई दिक्कत? भाग पूछेगा तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद पूछेगा तो 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। कोई दिक्कत? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा पहला बार किसने किया? पहला बार किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। लिख लीजिए, ऊपर वाला मिटा रहे, ध्यान से समझते चलिए बात को, ये सब खूब पूछता है। यह सब जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में जी, और यह सब बच्चा जो है छोड़ करके मैक्सिमम आते हैं, तो आपको नहीं करना है, बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करनी है, बात खत्म। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। लिख लीजिए, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भार्गव दास ठाकुर ने कहा। भीमराव अंबेडकर नहीं कहे हैं जी, ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर भी रहता है। और छठा लिख लीजिए, प्रस्तावना की जन्म कुंडली, ठीक है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा। लिख लीजिए, प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा? के मुंशी ने कहा, के मुंशी ने कहा। यह सब इंपॉर्टेंट सवाल है जी, छपने वाला सवाल है। और सातवां लिख लीजिए, सातवां जो है ना पूछेगा ना क्या प्रस्तावना जो है वह संशोधन हो सकता है? तो सुनो, 1960 बेरूबारी केस यह बताए हुए हैं पीछे वाले वीडियो में। 1960 बेरूबारी में कहा गया कि प्रस्तावना जो है ना यह संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना बताए थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोक राज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को गरिमा बनाए रखने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब अपने ऊपर लागू करते हैं। यह प्रस्तावना में बताए थे कि प्रस्तावना संविधान का कैसे लिया जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त व्यक्तियों को भारतीयों को गरिमा बनाए रखने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी के द्वारा क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो संविधान में प्रस्तावना शब्द में भारत का उल्लेख कितनी बार है? ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, समझ लो, हम भारत के लोग भारत को, तो भारत शब्द का जो उल्लेख 2 बार है। यह भी सवाल जो है ना पूछा हुआ है। लिख लीजिए, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। समझ में आ रही है बात? और 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू 1977 में होता है। ठीक है, केशवानंद भारती के 24 अप्रैल
73 को होता है। और इसमें कहा जाता है ना कि नहीं, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ना उसका संशोधन हो सकता है। और जब संशोधन हो सकता है ना, इसमें जो है ना आपका 13 जज बैठे थे जी, ठीक है। संवैधानिक पीठ था एकदम बहुत बड़का, यह जो था ना आपका संवैधानिक पीठ था अब तक का। गोलकनाथ मेहता बताएंगे केस जो है, सहजन मेहता क्या था, ठीक है, मेनका गांधी केस क्या था, सब बताएंगे, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत। तो संविधान का 42वां संशोधन किया जाता है 1976 में, 1977 में लागू होती है, कोई दिक्कत। और इसमें क्या होता है, सामाजिक पंथ निरपेक्ष और उसके बाद में अखंडता की बात कही गई। तो संविधान में अब तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो संविधान के प्रस्तावना में केवल और केवल अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, पंथ निरपेक्ष और सामाजिक की बात हो गई है, ठीक है। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात किया गया है, कोई दिक्कत। तो ध्यान से समझते चलिए बात को। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, इसको मिटा दे। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। अब स्वर्णिम त्रिभुज वगैरह पूछ देता है कि कौन कौन आर्टिकल में, मतलब कि स्वर्णिम त्रिभुज में कितने आर्टिकल आते हैं, तो लिख लीजिए और बात को बता दीजिएगा। यदि पूछेगा तो लिख लो, यहां पर ऐसे त्रिभुज बनाइएगा और लिख लीजिए स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है। स्वर्णिम त्रिभुज, इसमें कौन कौन आर्टिकल आता है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 14 आता है, आर्टिकल नंबर 19 आता है और आर्टिकल नंबर 21 आता है। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 आता है, ठीक है। ये आईएएस में पूछा हुआ है जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, ठीक है, कि स्वर्णिम त्रिभुज में कितने आर्टिकल आते हैं, तो 4 गो ऑप्शन दे देगा और 1 गो नहीं देगा, ठीक है। समझ में आई बात, चूज करने वाला ऑप्शन था। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में क्या है, स्वर्णिम त्रिभुज की चर्चा है, कोई दिक्कत। स्वर्णिम त्रिभुज में इतना आर्टिकल आते हैं। और 8वां एक बात बगल में लिख लो कि आर्टिकल नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद में 29 हो गया और 30 हो गया, यह केवल भारतीयों को मिलता है। बताए थे ऐसे पीछे, यह केवल भारतीयों को मिलता है, कोई दिक्कत, मिलता है। तो अनुच्छेद 32 को हमने अच्छा से समझाया, समझ में आई बात। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो अब हेडिंग लगा लीजिए अनुच्छेद नंबर 33, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 33 आज खत्म कर देंगे, भाग संख्या 3 को, चाहे जितना देर लगे। जब हमारे साथ भाई मेरे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि पहाड़ है मंजिल तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, या एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य जो है ना आपके अंदर रहना चाहिए हमेशा। तो अनुच्छेद नंबर 33, जहां पे जिस अनुच्छेद पे हमको समय देना है उस अनुच्छेद पे समय मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 33, अनुच्छेद नंबर 33 क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 33 में कहा गया है ना कि सैन्य क्षेत्र में, या सैन्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि यदि आपका छावनी परिषद है या कोई सैनिक का रूल है, उसमें मीडिया गुप्तचर जो है ना वह बाधा नहीं बनेंगे। यह जरूरी नहीं ना कि सैनिक से जाकर के मीडिया वाला पूछेंगे कि बताइए ऐसा क्यों हुआ, समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ, तो यह नहीं कहा गया है। मन होगा तो बताएगा सैन्य क्षेत्र, और नहीं मन होगा तो नहीं बताएगा, समझ में आई। मान के चलो देश में लड़ाई चल रही है और मीडिया वाला जाकर के पूछेगा कि बताइए आपके तहत क्या प्रयास किया जा रहा है, भारत को बचाने के लिए आप क्या करिएगा, तो मीडिया वाला वहां पे ठुरा जाएगा। यहाँ पे मीडिया वाले की आजादी घटा दी गई है, समझ में आई। मीडिया वाले जो है ना सब जगह नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मीडिया वाले को पूछने की आजादी है, बोलने का आजादी है, किसी से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, मीडिया वाला। लेकिन इसमें नहीं कहा गया है, मन करेगा तो बताएंगे, नहीं मन करेगा नहीं बताएंगे, ठीक है। सूचना का अधिकार है लेकिन सैन्य छावनी क्षेत्र को छोड़ करके है, ठीक है। इसका अधिकार को सीमित कर सकता है कौन, तो इसका सीमित कर सकता है संसद, ठीक है। अच्छा, कभी कभी सवाल जो पूछता है ना कि आपका मौलिक अधिकारों का जो है
वह हमेशा के लिए कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए बाधित कौन कर सकता है? तो मेरे भाई नोट में लिखना है तो लिख लीजिए कि मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बाधित कर सकते हैं, जबकि हमेशा के लिए संसद उसको हटा सकता है। संसद का आपका होता है पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट में बैठे हुए जो जितने सारे सदस्य होते हैं उसको सांसद कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर। कोई दिक्कत समझ में आई बात? बोलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होती है ना, अभी पढ़ाएंगे सरला 79, 80, 81 में क्या कहता है, संसद क्या है, राज्यसभा क्या है, और 81 में लोकसभा की चर्चा है। आने दीजिए उस आर्टिकल के पास। ठीक है, अनुच्छेद 33 तो लिख लीजिए कि सैन्य क्षेत्र या परिषद में मीडिया और गुप्तचर की आजादी को कम किया गया है। गुप्तचर की आजादी को कम किया गया है। ठीक है, कम किया गया है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद नंबर 33 में। इसमें जरूरी नहीं है कि जो आर्मी वाले व्यक्ति है ना वह बताए मीडिया को कि ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा गया है अनुच्छेद नंबर 33 में। अनुच्छेद नंबर 34 लिख लो। अनुच्छेद नंबर 34 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 34 में है आपका कि सैन्य जो है ना, सैनिक जो है ना, वह किसी क्षेत्र को चाहेगी तो सैन्य क्षेत्र बना सकती है। ठीक है, तो लिख लो सैनिक या सैनिक लिख लो। सैनिक किसी भी क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र बना सकती है। सैन्य क्षेत्र बना सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए बीआरसी। ठीक है, बीआरसी होता है, बीआरसी। ठीक है, कहाँ पर है जी? दानापुर छावनी, दानापुर। ठीक है, दानापुर कैंट लिखाता है ना जी, दानापुर कैंट, क्योंकि यह छावनी परिषद है। यह जो है आपका क्या है? तो यह जो है छावनी परिषद है। आप में यदि यह सैन्य क्षेत्र क्या किया गया है? लगाया गया है। सैनिक किसी भी क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र बना सकती है, तो आप वहां पे नहीं जा सकते। यदि सीधा सीधी मना किया गया है ना कि आप वहां पे नहीं जाइएगा और कहिएगा कि मुझे संविधान 19 का आर्टिकल कहता है ना कि मुझे घूमने की आजादी है, तो यहाँ पे थुरा जाइएगा और कहेगा कि मुझे थुरने की आजादी है। समझ में आई? तो सैनिक किसी भी क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र बना सकती है। और अनुच्छेद नंबर 35, अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि यह भाग संख्या 3 जो है ना वह कैसे लागू होगी, आर्टिकल 11 से लेकर के 35 तक। तो लिख लो इस भाग को, इस उपबंध या भाग को लागू करने का प्रावधान, मतलब क्या? यह भाग संख्या 3 जो है ना वह कैसे लागू होगा उसकी बात कही गई है। और इसी तरह से अनुच्छेद 35 का ए अब तो हटा दिया गया है वर्तमान में। जम्मू कश्मीर की चर्चा थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र की चर्चा, राज्य के क्षेत्र की क्या है? क्षेत्र की चर्चा है। राज्य के क्षेत्र की चर्चा वर्तमान में समाप्त हो गया है। लिख लीजिए वर्तमान में क्या हो गया है? 35 का ए आर्टिकल जो है वह समाप्त हो गया है। इसको मिटा दे और कुछ नोट में बात कर लिख लीजिए कि 14 से 18 क्या कहता है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, यह सब बात जो बता देते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद में भाग संख्या कंप्लीटली आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भाग संख्या 3 समाप्त हो जाएगा, तब भाग संख्या 4 को कल से दिखा देंगे। बोलिए, तो लिख लीजिए थोड़ा सा नोट बात डाल करके। लास्ट पॉइंट है, जब इतना देर रुक गए तो 2-4 मिनट और रुक जाइए। ठीक है, जब इतना देर रुक गए तो 2-4 मिनट और रुक जाइए और लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पूछ देता है सीधे यहां से क्वेश्चन, तो लिख लीजिए नोट में बात डाल करके। क्या लिखिएगा?
तो नोट में बात डाल करके लिखिए अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। जिसको अनुच्छेद बाबू को पढ़ा दिया और उसको याद है तो यह अपने आप लिख लेगा, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं समानता का अधिकार। उसके बाद में 19 से 22, 19 से 22 क्या है? 19 से 22 है आपका समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद में स्वतंत्रता की आजादी, समझ में आ रही है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह सब बात जो है ना बताए थे ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है? तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, सब स्वतंत्र की बात कहा गया है। गिरफ्तारी से संरक्षण, सब स्वतंत्रता की बात कहा गया है। 23 से 24, 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई दिक्कत? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताए ना अभी कि आप जो है ना विस्फोटक कामों में बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चा है उसको काम नहीं करा सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, ठीक है, धर्म को मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है? चर्चा है। और उसके बाद में 29 से लेकर के 30 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। और उसके बाद में अनुच्छेद 31, 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार वर्तमान में समाप्त हो गया। चर्चा कहां पे है? तो चर्चा है अनुच्छेद नंबर 300 के ए में, इसकी क्या है? चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 300 के ए में या बोले तो क में क्या है? इसकी चर्चा है। ए लिखे या क लिखे बात बराबर है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, बार बार लिख रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, संशोधन। और अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 संविधानिक उपचार की चर्चा। ये तो पूरे कहानी बताए जी, संविधानिक उपचार की चर्चा, उपचार की चर्चा। और यहां पे क्या हो जाता है? भाग संख्या आपका 3 समाप्त हो जाता है। अब बताइए कि क्लास कैसा लगा, ठीक है, क्लास कैसा लगा, पढ़ करके पॉलिटी कैसा लगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तो भाग संख्या 4 को क्या करेंगे, कल के क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पॉलिटी बता रहे हैं और फिर बायोलॉजी भी साइंस का बता ही रहे हैं। तो यहाँ पॉलिटी पढ़ लीजिए और उधर आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए। 2 वीडियो हम रेगुलर जो है ना वह डालते हैं, उसको पूरा देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जीके जीएस की जो भी प्रॉब्लम है वह समाप्त हो जाएगी। एकदम डीपली बता रहे हैं, कहीं से सवाल पूछेगा बन जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत? तो मायूस नहीं होना है, जिंदगी में मायूस मत होना। कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।